पिछले 5 दिन हवाई यात्रियों और विमान कंपनियों के लिए काफी खराब रही। बम की धमकियां, इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट कैंसिल और तकनीकी खराबी। कम से कम 8 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की विमान क्रैश की घटना के बाद भी इस तरह की खबरें सामने आती ही जा रही हैं। 17 जून को ही एयर इंडिया का विमान जो 12 जून वाले ही अहमदाबाद टू लंदन वाले रूट पर जाने वाला था, इसे तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। 17 जून को ही एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट को इंजन की खराबी के चलते कोलकाता में रोकना पड़ा। वहीं इसी तारीख को इंडिगो की कोच्चि दिल्ली फ्लाइट को बम की धमकी मिली, जिसके बाद उसे नागपुर में उतारा गया। 16 जून को लुफ्थांसा की हैदराबाद फ्रैंकफर्ट फ्लाइट को बम की धमकी के बाद 4000 किलोमीटर घूमकर वापस लौटना पड़ा। लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस के विमान के पहियों से लैंडिंग के वक्त चिंगारी निकली, जिससे अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया के एक और विमान हांगकांग से दिल्ली आते वक्त तकनीकी दिक्कत के कारण वापस लौटा। 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज की चेन्नई लंदन फ्लाइट बीच रास्ते में लौट आई और एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी कोलकाता फ्लाइट 18 घंटे की देरी से चली। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस कोई रिस्क नहीं ले रही, जहां जरा सी आशंका वहां फ्लाइट रद्द। लेकिन इतनी घटनाएं एक साथ होना यात्रियों की टेंशन को बढ़ा रहा है। जांच जारी है, लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये घटनाएं कब थमेंगी और कंपनियां एक बार फिर कैसे अपने यात्रियों का विश्वास जीत पाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं हुई है। औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ट्रेड डील की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग को रुकवा दिया था। लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे का हर बार खंडन किया, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी ट्रंप के दावे को गलत नहीं बताया। ऐसे में कनाडा में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि क्या ट्रंप पीएम मोदी से मुलाकात के समय फिर से सीज़फायर को लेकर अपना दावा दोहराएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पीएम मोदी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप G7 के सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने के कुछ समय बाद ही ट्रंप ने कनाडा छोड़ दिया, जिसके चलते पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी टल गई। वैसे पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात के अलावा जिस बैठक में सभी की नजरें हैं, वो है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ होने वाली बैठक। भारत और कनाडा ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता किया है, जिसका ऐलान दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कनाडा की तरफ से इस मामले में पहले भारत को तैयार किया गया, उसके बाद ही कनाडा ने भारत को न्योता दिया था। इससे पहले ही दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा था। तनाव की शुरुआत 2023 में उस वक्त हुई जब कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जान ली गई। कनाडाई सरकार ने इस मामले में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया। उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खुलेआम आरोप लगाए और दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल और बिगड़ गया था। मगर अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो समझौता कनाडा भारत से कर रहा है, वो निज्जर मामले के चलते ही किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। अब हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, यानी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग होगी। पहले सिर्फ 50% बूथों पर ही यह सुविधा थी, लेकिन अब हर बूथ की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जहां इंटरनेट होगा वहां वेबकास्टिंग होगी, और जहां इंटरनेट नहीं होगा वहां वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, जहां नोडल ऑफिसर्स मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि ये वेबकास्टिंग डेटा सिर्फ चुनाव आयोग के आंतरिक इस्तेमाल के लिए होगा। आम लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन उम्मीदवार इसे देख सकेंगे। बाकी लोगों को इसे देखने के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। विपक्ष लंबे समय से वोटिंग में पारदर्शिता की मांग करता रहा है। पहले आधे बूथों पर ही वेबकास्टिंग होने से फर्जी वोटिंग या गड़बड़ी के आरोप लगते थे, लेकिन सबूत न होने से बात दब जाती थी। अब 100% बूथों पर निगरानी से विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम बिहार चुनाव को और निष्पक्ष बनाएगा? बिहार चुनाव इस नए सिस्टम का पहला इम्तिहान होगा। अगर ये इम्तिहान सफल रहा तो भविष्य के चुनावों में भी इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई खामी रही तो विपक्ष फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर सकता है। फिलहाल ये कदम पारदर्शिता की दिशा में बड़ा है, लेकिन पूरी तरह निष्पक्ष सिस्टम के लिए अभी और कदम उठाने होंगे। अब समय बताएगा कि यह फैसला कितना असरदार है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन संघर्ष और तेज हो गया। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया।
ये बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हरजीलिया टाउन में मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगहों पर हमलों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजरायली हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की जान चली गई है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। इस बीच एक बार फिर ईरान ने इजरायल को निशाना बनाते हुए सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसमें से कई टारगेट पर पहुंची। तेल अवीव में लगातार धमाकों की खबरें सुनी जा रही हैं। इस जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ किया कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ को बातचीत के लिए भेज सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हो। मैं ईरान के साथ परमाणु समस्या का स्थायी हल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियारों को त्याग दे। ट्रंप ने तेहरान के लोगों को चेतावनी दी है कि वो जल्दी से जल्दी शहर को खाली कर दे। तो दूसरी तरफ चीन ने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि वो जंग रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। चीन ने भी अपने नागरिकों से इजरायल छोड़ने को कहा है, क्योंकि इजरायल में इस वक्त कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। नाटो टूट रहा है और अब G7 पर भी असर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते शीत युद्ध के दौर में बने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं। ट्रंप की नीतियों से ये साफ है कि उन्हें अमेरिका को छोड़कर किसी और की चिंता नहीं है। पहले टैरिफ के चलते यूरोप के देशों को झटका दिया और अब G7 की बैठक में ये कहकर सहयोगियों को चिंता में डाल दिया कि इसमें रूस को भी शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 9 साल पहले G8 से रूस को बाहर किया गया था और इसे G7 बना दिया गया। ट्रंप ने इसे गंभीर गलती बताया और कहा कि अगर रूस इस ग्रुप में शामिल रहता तो शायद आज हम युद्ध का सामना नहीं कर रहे होते। ट्रंप ने G7 में रूस और चीन को शामिल कर इसे G9 बनाने की बात कही। ट्रंप के इस ऐलान से सहयोगी देश जरूर चिंता में दिखाई दिए। इसके बाद ट्रंप बैठक को अधूरा छोड़ वापस लौटे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तंज कसते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रुकवाने के लिए वापस लौटे हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि प्रचार चाहने वाले इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन DC जा रहा हूं, ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। देखते रहिए। इससे पहले बैठक के दौरान भी कनाडा के PM मार्क कार्नी के साथ ट्रंप की तीखी बहस की खबर सामने आई थी। साफ है G7 अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें भारत को भी अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। PM मोदी भी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो फ्रांस और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से G7 कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।